मैंने दो छोटी छोटी सांप पाले थे, एक हरी और एक सफ़ेद। जब मैं रात को सोता हूँ तो हमेशा महसूस होता है कि दो ठंडी चीज़ें मेरे पूरे शरीर के चारों तरफ लिपट जाती हैं और साथ में कुछ आवाज़ें भी आपस में बात करती रहती हैं। आज मेरी बारी है, ये कहते ही मुझे हल्की सी झंझनाहट महसूस होती है। फिर अचानक मैं एक ऐसे सपने में गिर जाता हूँ जहाँ दिमाग पूरी तरह टूट चुका होता है, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किसी भी सहारे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मेरे सपने में आखिरी चीज़ जो मैं पकड़ता हूँ वो दो ठंडे पैर होते हैं। छोटे बदमाश, तुम बिल्कुल ओबीडियंट नहीं हो। असल में तुम इतने लालची हो कि दोनों को ही चाहते हो। कुछ दिन पहले की बात है, मैं दो सफ़ेद चूहे जो लैब से लाया था उन्हें छोटे से एक्वेरियम में डाल रहा था। खाओ। उस एक्वेरियम में दो सांप, एक हरा और एक सफ़ेद, जो हाथ जितने मोटे थे, पेड़ की टहनियों पर लटके हुए थे और हीट लैंप के नीचे आलस से धूप सेंक रहे थे। लेकिन उन्हें चूहों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने बस एक बार उन्हें देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। कोने में अभी भी वो सफ़ेद चूहे पड़े थे जिन्हें मैंने पिछली बार डाला था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो सांस नहीं ले रहे थे। मैंने उन मरे हुए चूहों को चेक किया और पता चला कि सबकी गोल ब्लैडर फटी हुई थी। इसका मतलब वो डर के मारे मर गए थे। शुरुआत में मुझे डर था कि अगर ये दोनों सांप ना खाएं ना पिएं तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ समय तक उन्हें पालने के बाद मैंने देखा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि उनमें ग्रोथ के साइंस भी दिख रहे थे। फिर भी मैं हर हफ्ते उन्हें दो चूहे लाकर देता हूँ, कहीं उन्हें भूख ना लगी हो। मैं खुद से ज़्यादा उनकी चिंता करता हूँ क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। मैंने समय देखा, लगभग 6 बजने वाले थे। धत तेरे की, मैं लेट हो जाऊंगा। जल्दी से हाथ धोकर मैंने अपना बैग उठाया। विडॉन मेरा मजाक उड़ा रहा था। इतनी जल्दी किस बात की है? क्या किसी खूबसूरत लड़की से मिलने जा रहे हो? मैं शर्म से लाल हो गया। बेकार की बातें मत करो। सिजाइए बस मुझे थैंक्स कहना चाहती है क्योंकि मैंने उसका कंप्यूटर ठीक किया था। ठीक है, और परेशान नहीं करता। तुम दोनों की शादी का इंतजार रहेगा। खाना खिलाना मत भूलना। हम दोनों मजाक कर रहे थे, लेकिन हम में से किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि उसी वक्त फाइबर ग्लास टैंक में रखी वो दो छोटी सांपों ने अपनी आंखें खोल दी थीं। वो मुझे ठंडी नज़रों से देख रही थीं। मैं रात 11 बजे डॉर्मेट्री लौटा। वीडन पहले ही सो चुका था। मैंने बहुत ध्यान से अपने हाथ और पैर धोए। जब मैं वापस आया तो टैंक में बैठी सांप मुझे घूर रही थी। मैं जहां भी जाता उसकी नज़र मुझे फॉलो करती। उसकी ठंडी नज़र ने मेरे अंदर बिना वजह एक सिहरन पैदा कर दी। सच में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे ही होते हैं। मैंने उन्हें इतने समय तक पाला, फिर भी मुझे उनसे कोई लगाव महसूस नहीं होता। लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद अचानक मुझे नींद नहीं आई। शाम को मैं अपनी सीनियर के साथ कैफेटेरिया गया था और मैं आम तौर पर कॉफ़ी नहीं पीता, इसलिए जैसे ही पीता हूँ नींद गायब हो जाती है। अधनींद में मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बेड की कर्टन खोल रहा है। मैं हिलना चाहता हूँ लेकिन हिल नहीं पाता। फिर कुछ मेरी रज़ाई के अंदर घुसता है, फिसलता हुआ, चिकना। इस इंसान से दूसरी औरतों की स्मेल आ रही है। कितना डिस्गस्टिंग। मैंने नहा लिया है, मुझसे कोई स्मेल नहीं आ रही। मैं चक्कर में हूँ और अनजाने में उनके अजीब थॉट्स में घुस जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा। लगता है हमने इसके साथ बहुत ज़्यादा नरमी दिखाई है। हमने इसे इसकी असली पहचान का एहसास नहीं होने दिया। दाईं तरफ से एक आवाज़ आती है, उतनी ही ठंडी, बस बाईं आवाज़ से थोड़ी भारी। लगता है आज हम डेमा माओ का ख्याल रखने वाले हैं। जब उसने ख्याल रखने कहा तो बाईं आवाज़ में हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये उसके लिए बहुत खुशी की बात हो। मेरे अंदर इंस्टिंक्टिवली डर पैदा होने लगा। ये सपना मेरे पूरे जीवन का सबसे डरावना सपना था। धुंधला सा मुझे लगा जैसे दो लड़कियों की आवाज़ें किसी बात पर झगड़ रही हैं, फिर जैसे कोई मान जाता है और उसके बाद मुझे हल्का सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी एनर्जी खींची जा रही हो। इतना रियल कि ये सपना और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। मैं एक डूबते हुए इंसान की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। गहरी सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन सांस ही नहीं ले पा रहा था। तभी एक औरत हल्के से हंसी। उस हंसी ने जैसे मेरे अंदर कुछ एक्टिवेट कर दिया। ये पहली बार नहीं था जब मैंने ऐसा सपना देखा था। मैंने हाथ बढ़ाया। छोटे डे, तुम बहुत शरारत कर रहे हो। कितने लालची हो तुम। उनकी हंसी ने मेरी रूह जमा दी। अचानक एक म्यूजिक बजने लगा। घुटन और दम घुटने का एहसास एक पल में गायब हो गया। मैं झटके से उठ बैठा और देखा कि सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी पर्दे पर पड़ रही थी और मेरे दिल का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो म्यूजिक विडन का अलार्म था। उस वक्त मुझे कभी नहीं लगा था कि अलार्म इतना अच्छा लग सकता है। वो मेरे लिए किसी सेवियर से कम नहीं था, क्योंकि वो सपना बहुत ज़्यादा रियल था, जैसे सच में हुआ हो।
मैंने नीचे देखा। बिस्तर थोड़ा बिखरा हुआ था और उस पर पानी का दाग था। शायद मैं जागने के लिए बहुत तड़प रहा था। तभी विडोन ने भी पर्दे खोल दिए, चश्मा ठीक किया और तुरंत एक्वेरियम में रखी दोनों सांपों को देखा। वो आंखें बंद करके आराम कर रही थीं। दामाओ, तुम्हारी ये दोनों सांप बहुत अजीब हैं। इन्हें चूहे पसंद ही नहीं हैं। वो दोनों चूहे कोने में सिमटे हुए हैं। उनकी छोटी लाल आंखों में डर भरा हुआ है। हाँ, ये सच में अजीब है। मेरा नाम डेमाओ है और मैं बायोलॉजी में मास्टर स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर में। मैंने इन दोनों सांपों को कुछ समय पहले पहाड़ों में पत्थर इकट्ठा करते हुए पाया था। ये किसी भी नॉन स्पीसीज से बिलोंग नहीं करती। उस समय मेरे सुपरवाइजर युगी मेरे साथ थे और एक क्यूट जूनियर भी थी जो मुझसे 1 साल छोटी है। बड़े भाई दाओ, तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन थीसिस के बारे में कोई चिंता नहीं है? कंपेनेरा वाकई में स्वीट और अडोरेबल है। जब भी वो मुस्कुराती है उसके गालों पर 2 छोटे छोटे डिंपल पड़ते हैं। वो पता नहीं कब चुपचाप मेरे बिल्कुल पास आ गई थी। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरा चेहरा उसकी चीख के बिल्कुल करीब था। मैं तो एकदम डर गया और तुरंत पीछे हट गया। खुद को संभालने की कोशिश की, पर तभी अचानक कंपेनेरा थोड़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने लगी। उसने मुझे एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा और ना जाने क्यों मुझे लगा जैसे मैं उसके जादू में फंस गया हूँ। मैंने मुड़कर अपने सुपरवाइज़र को देखा। सुपरवाइज़र के हमेशा शांत रहने वाले चेहरे ने बस हल्का सा सिर हिलाया। दामाओ, अगर तुमने एक नई स्ट्रेन खोज ली तो ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट होगा। तुम्हारा नाम टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाएगा, साथ ही तुम्हारी खोजी हुई ये 2 छोटी छोटी सर्पेंट्स भी। साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में कौन ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मेरी इमीडिएट प्रायोरिटी तो बस ग्रेजुएट होना है। इसलिए मैं इन्हें वापस ले आया और डॉर्म में ही पालने लगा। लकीली वैन भी मेरी तरह बायोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। हालांकि उसका सुपरवाइज़र अलग है, पर फिर भी वो मेरे थॉट्स को समझ सकता है। वार्डन भी कुछ फॉक्सेस पालता है, बस स्पीसीज अलग होने की वजह से उसके फॉक्सेस सिर्फ लैब में रखे जा सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी चिंता है। लगभग 6 महीने हो चुके हैं इन्हें लाए हुए। ये दोनों स्नेक्स लगभग हर दिन ऐसे रहते हैं जैसे हिबरनेशन मोड में स्टक हों। कोई भी यूजफुल ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता। मेरे पास ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। उसके बाद भी मुझे डेटा का कंपेरेटिव एनालिसिस करना होगा। वियोन बोला, तो फिर अपने सुपरवाइज़र से बात करो। प्रोफेसर रुयान हमारी स्कूल की सबसे बेस्ट सुपरवाइज़र हैं। कम उम्र में ही प्रोफेसर बन गई। उनके लेवल से तो वो पीएचडी सुपरवाइज़र हो सकती थी और पहली इंटरव्यू में उन्हें तुमसे ज़्यादा खास उम्मीद भी नहीं थी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन कहीं अंदर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। लुअन की पर्सनैलिटी बहुत एक्सेंट्रिक है, कोल्ड और स्कॉलरली। वो मुझसे नाखुश मेरे पर्सनैलिटी की वजह से नहीं, मेरे रिजल्ट्स की वजह से है। ज़रूरत के अलावा मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। पर वैन सही कह रहा था। मैं लैब जाने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन जाते जाते जब मैं मिरर में देख रहा था तभी अचानक मेरी नज़र मेरी गर्दन पर 2 हल्के से रेड डॉट्स पर पड़ी। ये जगह काफ़ी स्मार्टली हिडन थी, कॉलर से ढंकी रहती है। मैंने दूसरी साइड भी देखी, वहाँ भी 2 रेड डॉट्स थे, बस उनका रंग थोड़ा डार्क था। मैं तो दिन भर लैब में रहता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। अगर आज मेरी शर्ट का कॉलर थोड़ा मुड़ा हुआ नहीं होता तो शायद ये दिखता ही नहीं। वंड में कोई दर्द नहीं था और समझ नहीं आ रहा था कि इंजरी हुई कैसे। अगले ही सेकंड मुझे कल रात का ड्रीम याद आ गया। मैंने झटके से सिर घुमाया। दोनों छोटी स्नेक्स टेरेरियम में थीं। पता नहीं कब वो जाग चुकी थीं। वो चुपचाप मेरी तरफ देख रही थीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ उनकी ठंडी निगाहें। मेरे सपने में जो हल्का सा नेक पेन था वो अब रियल लगने लगा। कहीं ये वही तो नहीं? दोनों स्नेक्स की नज़रें मुझ पर टिकी थीं। अचानक मुझे लगा जैसे स्नेक की लाइफलाइन हल्की सी ऊपर उठी हो, मानो इंसानों जैसी एक कोल्ड सी मुस्कान। उसी समय मेरा फ़ोन बजा। कंपेनेरा का मैसेज था, हरमानो मेयर, सुपरवाइज़र तुम्हें लैब नंबर 2 में बुला रही हैं। लैब नंबर 2 सुपरवाइज़र का प्राइवेट लैब है, वहाँ कोई और कभी नहीं जाता। लेकिन जब मैंने वापस टेरेरियम की तरफ देखा, दोनों स्नेक्स फिर से अपनी आंखें बंद करके आराम से लेटी हुई थीं। शायद ये सब मेरी ही इमेजिनेशन थी। मैंने खुद पर हंसते हुए सोचा, इतनी छोटी छोटी स्नेक्स और ऊपर से उनके ना हाथ हैं ना पैर। टेरेरियम सील है, बाहर कैसे आएंगी? वीडन भी तैयार हो चुका था और अपने फॉक्सेस को देखने लैब जा रहा था। वेस्ट साइड वाले एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग के कॉर्नर में उसका लैब है। जैसे ही हम अंदर घुसे, दोनों फॉक्सेस जो थोड़ी देर पहले सो रहे थे एकदम एक्टिव हो गए। वियोन ने बड़े बर्तन से डॉग फूड बोल में डाला, लेकिन दोनों फॉक्सेस खाने नहीं लगे। इंस्टेड वो दोनों उसके हाथ के पीछे अपनी छोटी गर्म लाल जीभ से प्यार से लिक करने लगे। पूरा सीन बहुत क्यूट था। मैंने हंसते हुए कहा, वायोन, तुमने फॉक्सेस को डॉग जैसा कैसे बना दिया? यार लकी हो तुम। मेरी 2 स्नेक्स तो रोज़ पत्थर बनी रहती हैं।
अंदर से मैं थोड़ा जेलस था। भले ही ये मेरे रिसर्च सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन्हें फ्यूचर में भी नहीं छोड़ूंगा। उसी टाइम दोनों फॉक्सेस ने मुझे देखा। उनकी आइज़ में वो वार्मथ नहीं थी जो वो वेयन के लिए दिखा रहे थे, बस ठंडापन और थोड़ा सा तिरस्कार। तभी पीछे से एक क्लियर आवाज़ आई, हरमानो मेयर, यहाँ क्या कर रहे हो? सुपरवाइजर इंतजार कर रही हैं। मैंने मुड़कर देखा। स्टूडेंट मेनोर दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में किताब ली। आज भी उसने वही शॉर्ट ऑफ वाइट ड्रेस पहनी थी। स्वीट और अडोरेबल लग रही थी, एक इनोसेंट मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी आइज में खुशी कम थी। मैंने जल्दी से वे डॉन को बाएं बोला। हॉलवे में हम दोनों एक के पीछे एक चल रहे थे। स्टूडेंट मीनोर सिर झुकाए थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। सच कहूं तो मैं उसे ज्यादा जानता भी नहीं, न ही हमारा ज्यादा कांटेक्ट होता है, भले ही हम सेम स्कूल / मेंटर के हों। लेकिन स्टूडेंट मीनोर मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। इतनी कम उम्र में ही उसने कई आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए हैं। उसके ये रिजल्ट्स ग्रेजुएशन के लिए ऑलरेडी इनफ हैं। मेंटोर रुयन भी उसे बहुत हाई रिगार्ड में रखती हैं। स्टूडेंट मेनोर का मेंटर के साथ यूजुअली ज़्यादा कांटेक्ट रहता है। लगता है हाल ही में वो और मेंटर लुयन मिलकर एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उसी वक्त स्टूडेंट मेनोर अचानक रुक गई। मैं तैयार नहीं था, सीधा उसकी पीठ से टकरा गया। क्या हुआ हरमानो मेयर? स्टूडेंट मेनोर मुझसे एक सिर छोटी है। मैंने नीचे देखा, वो चुपचाप मुझे घूर रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा कंफ्यूज्ड भी, लेकिन एक पल में ही वो फिर से अपनी पहले वाली यूथफुल एनर्जी में आ गई। क्या ये फिर से मेरी इमेजिनेशन थी? आज मुझे क्या हो रहा है? हर चीज हेलुसिनेशन क्यों लग रही है? शायद इसलिए क्योंकि कल रात मैंने कॉफी पी थी और ठीक से सोया नहीं, ऊपर से नाइटमेयर्स भी आए, इसलिए माइंड डिस्टर्ब है शायद। आज रात जल्दी सो जाऊंगा। हरमानो मेयर को ओबीडियंट पपीज पसंद है ना? मैं एकदम स्टंड रह गया। लगता है स्टूडेंट मेनोर ने अभी थोड़ी देर पहले मेरी और वेयोन की बात सुन ली थी। हाँ, वो फ्लफी होते हैं, अडोरेबल भी, और इंसानों को समझते भी हैं। ये बोलते ही मुझे अपनी दोनों स्नेक्स याद आ गईं और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हुआ। ह्यूमैनिटी, असल में स्नेक्स भी इंसानों को समझती हैं, पता है। हरमानो मेयर दाओ को नहीं पता। उनमें भी 7 इमोशंस और 6 डिजायर्स होते हैं, खुशी, गुस्सा, दुख और हैप्पीनेस। स्टूडेंट मेनोर अचानक मेरे पास आ गई। मैं इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हटा, लेकिन पैर फिसल गया और मैं लगभग गिर ही गया था। स्टूडेंट मेनोर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने 2 छोटे टाइगर टीथ दिखाते हुए एक स्वीट स्माइल दी। हरमानो मेयर दाइमा माओ, केयरफुल रहो। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं जल्दी से उससे अलग हुआ और बोला, धन्यवाद। तभी पीछे से सुपरवाइजर की आवाज़ गूंजी, ठंडी और हल्के डिस्गस्ट के साथ, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? उसी समय लैब नंबर 2 का दरवाज़ा खुला। सुपरवाइजर दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी नज़र मेरे पूरे शरीर पर ठंडी तरह से घूम गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उनसे अजीब सा डर लगता था, खासकर उनकी आंखों से, बिल्कुल स्नेक जैसी कोल्ड। स्टूडेंट मेनोर बोली, मैं बस हरमानो मेयर दा माओ की गलत सोच को करेक्ट कर रही थी। सुपरवाइजर ने मेरी तरफ देखा। विनविन सही कह रही है। मैं जल्दी से बोला, सुपरवाइजर, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे लगता है कि वो दोनों स्नेक्स थोड़ी स्ट्रेंज हैं। आगे मैं कुछ कह नहीं पाया। क्या कहता कि वो दोनों स्नेक्स अक्सर औरतों में बदलकर मेरे सपनों में आती हैं। कोई भी यकीन नहीं करता। क्या अजीब है उनमें। सुपरवाइजर की नज़र मुझ पर टिक गई। ऐसा लगा जैसे वो मुझे अंदर तक देख रही हो। मुझे अचानक शर्म और कंफ्यूजन फील होने लगा, जैसे उसने मेरे सबसे सीक्रेट सपने देख लिए हों। और सच कहूं तो मैं पहले से ही थोड़ा प्लेजर की तरफ झुका हुआ था, तो ये फीलिंग और वियर्ड हो गई। या फिर हरमानो मेयर ने कुछ और डिस्कवर किया है। मैंने खुद को संभाले रखा। विनिंग की सांस मेरे कान के पास लगी। मुझे गुदगुदी सी हुई, लेकिन मैं हटने में शर्म महसूस कर रहा था। इस वक्त मैं सुपरवाइजर की पियर्सिंग नज़र और विनिंग बिन की मुस्कान के बीच फंसा हुआ था। एस्केप ही नहीं कर पा रहा था। डैन माओ, इस प्रोसेस में डिफिकल्टीज आना नॉर्मल है। निंगिन सही कह रही है, स्नेक्स में भी इमोशंस होते हैं, तुम्हें बस धीरे धीरे उन्हें समझना है। यह प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं और निंगिन तुम्हारे साथ हैं। मुझे थोड़ा हेजिटेट करते देख सुपरवाइजर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अचानक मुझे थोड़ा गिल्ट फील हुआ। इंडस्ट्री की सबसे कैपेबल रिसर्चर मेरी सुपरवाइजर है, और मेरे पास इतनी कैपेबल पार्टनर भी है। मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। मुझे याद आया जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। दमाओ, मैं तुमसे बहुत सेटिस्फाइड हूं, तुम बेस्ट चॉइस हो। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद सुपरवाइजर ने मुझे और विनिंग बिन को बताया कि उन्हें हमारी मदद चाहिए। एक सैंपल शिफ्ट करना है। नॉर्मली रिसर्च सैंपल्स लैब बिल्डिंग में ही ब्रीड और मेंटेन होते हैं,
लेकिन सुपरवाइज़र के लैब में उनका खुद का ब्रीडिंग एरिया है। ये पहली बार था जब मैं लैब नंबर 2 में आया था। ये एक स्पेशियस लैब था, कई सेक्शंस में डिवाइडेड। ऑपरेशन एरिया, कल्टीवेशन एरिया, फीडिंग एरिया, और सबसे अंदर फ्लोर से सीलिंग तक ग्लास कंटेनर्स थे जिनमें अलग अलग तरह की स्नेक्स पाली जा रही थीं। सीन काफ़ी स्पेक्टेकुलर था, सब कुछ क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड, बिना किसी स्मेल के। हमें कुछ मूव नहीं करना था, लेकिन सुपरवाइज़र ने कहा तो करना ही था। वाइनिंग बिन बस खड़ी रही, हेल्प नहीं कर रही थी। ये रिच फैमिली के बच्चे कुछ नहीं करते। मैं उसे बोलने ही वाला था कि मेरे हाथ में पकड़ा लाइड अचानक गिर गया, लेकिन उससे पहले कि मैं रिएक्ट करता, अंदर की स्नेक अचानक बाहर निकली और मुझे काट लिया। जब मैंने उसे हटाया तो मेरे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच ऑलरेडी बाइट हो चुका था, और पैटर्न देखकर साफ था कि यह पॉइजनस है। मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई और मुझे चक्कर आने लगे। लाकी लैब में सीरम था, जस्ट इन केस किसी को बाइट हो जाए। मुझे तुरंत ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया गया। वीनिंग ने मुझे सीरम से भरी सिरिंज दी। ठंडी सिरिंज मेरे आम में घुसी और सीरम इंजेक्ट हो गया। दर्द की वजह से मेरे मुंह से अनजाने में आवाज़ निकल गई, हरमानो मेयर दाइमा माओ, गुड बॉय बनो, जल्दी ठीक हो जाओगे। हालांकि टॉक्सिन के कुछ साइड इफेक्ट्स रहेंगे। उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। धीरे धीरे मेरी विजन ब्लर होने लगी। मेरी पलकों का वजन बढ़ गया था। बस दूर से आती हुई विनिंग की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, अरे बड़े भाई, बड़े भाई। मुझे कौन बुला रहा है? मैं एक गहरी नींद में डूब गया। सपने में एक बालों वाला कुत्ता मेरे गले पर अपना फर रगड़ता जा रहा था, जिससे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आई डोंट लाइक यू। दम आओ, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें पपीज़ पसंद हैं, फिर मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी शिकायत भरी टोन में भी कोई असली सिंसेरिटी नहीं थी, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैंने हड़बड़ाकर हाथ पैर मारे, लेकिन जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, मेरी उंगलियां किसी कपड़े के कोने से टकराईं। उसकी टेक्सचर बिल्कुल वैसी थी जैसी मेरी एक्सपेरिमेंट वाली वाइट कोट की होती है। किसी ने मेरा वो हाथ रोक दिया जो कपड़े का कोना पकड़ रहा था। फिर कपड़ों के रगड़ने की हल्की आवाज़ आई। किसी ने मेरे चेहरे पर कोई कपड़ा डाल दिया, एक फ्रेश सी महक के साथ। इससे उस बालों वाले सिर को भी ब्लॉक कर दिया जो मेरे गले से रगड़ रगड़ कर खेल रहा था। मुझे नहीं पता कितना वक्त बीत गया। मैं धीरे धीरे होश में आया। मेरे नीचे की ठंडी प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराया। मैंने अपने एक 182 सेंटीमीटर के शरीर को फैलाया। वो जिस तरह हंस रही थी वो कुछ ऐसा था जैसे मैं कोई सैंपल हूं जिसे बस नापना बाकी हो। मुझे जागते देख उसके आइज स्माइल के साथ मुड़ गए। बड़े भाई, तुम्हारा स्कैल्प बिल्कुल नॉर्मल है। सुपरवाइजर ने भी उसे नहीं रोका, उल्टा वो कंप्यूटर पर कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे जागता देख बस इतना कहा कि मैं सीरम और स्नेक वेनम की वजह से सो गया था। तो ये सब एक ड्रीम था। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर धीरे धीरे उठने लगा। मेरे सुपरवाइजर और बिनिंग बिन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैं लैब से भागते हुए बाहर आ गया। पीछे से भी बिनिंग बिन बहुत खुशी से मुझे रेस्ट लेने के लिए याद दिलाती रही। डोर्म वापस आकर मैंने कपड़े उतारे। बॉडी पर कोई मार्क नहीं था, बस पहले जो 2 हल्के से रेड डॉट्स थे वो अब एकदम ब्राइट रेड हो चुके थे। मेरे दिल में एक बेवकूफ़ी भरा बट स्केरी ख्याल जागा। कई ब्लरी इमेजेस मिलकर एक शेप बना रही थी। मैं जैसे ही कुछ पकड़ने ही वाला था, डॉर्म की डोर अचानक खुली। डॉन था। उसका चेहरा लाल था, एक्सप्रेशन पूरी तरह पैनिक में। उसने मुझे वापस बुलाकर जैसे किसी बात को ज़बरदस्ती मनवाया और फिर अपनी कही बात पर अड़ गया। वो पूरी रात बाहर नहीं निकला। चाहे मैंने वन को कितना भी पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। शायद उसके मन में भी कुछ चल रहा था। कई बार पूछने के बाद मैं कंप्यूटर पर अपने सुपरवाइज़र के बारे में इन्फो ढूंढने लगा और बिनिंग के बारे में भी, लेकिन पूरी दोपहर खोजने के बाद मुझे कुछ भी यूज़फुल नहीं मिला। बस एकदम परफेक्ट वाली प्रेजेस। ऐसा लग रहा था कि मेरा सुपरवाइज़र ल्यूरुयन परफेक्ट से भी ऊपर है। मैंने चुपके से अपनी टांग पीछे की ओर मोड़ी, तभी 2 ठंडी निगाहें मेरी पीठ पर गिरीं। टेबल पर रखे ग्लास टैंक में मौजूद दोनों स्नेक्स मुझे तभी से घूरे जा रहे थे जब से मैंने कंप्यूटर ऑन किया था। वो नज़रें ऐसी थीं जैसे उन्होंने मुझे अपनी प्रे मान लिया हो। मेरे अंदर एक डर भरी फीलिंग आई। अगर ये इतने छोटे ना होते, ये मुझे एक बार में निगल जाते। मुझे नहीं पता ये मेरा डर है या कुछ और, लेकिन एक बात क्लियर है, मुझे अपनी थीसिस जल्द से जल्द खत्म करनी ही होगी। वाई अभी भी सो रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं कैफेटेरिया की तरफ चला गया। वहां सिर्फ श्याओ और सीनियर सिस्टर मिली। मेरा चेहरा खराब देखकर उन्होंने चिंता से पूछा। मुझे थीसिस वाले प्रेशर को एक्सक्यूज बनाना पड़ा।
आखिर अगर मैं सच बताता, सब मुझे पागल समझते। सीनियर सिस्टर वाकई बहुत काइंड है। उन्होंने कहा, ज़्यादा तनाव मत लो, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बोले, कल स्नेक्स को लैब लेकर आना, वो मेरी हेल्प कर देंगी चेक करने में। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती एक मुस्कान दे दी। इससे आपकी थीसिस डिले तो नहीं होगी ना? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, सब रेडी है, टॉपिक भी सेलेक्ट, डेटा भी एनालाइज। उनकी सिंसियर एक्सप्रेशन और उनकी स्वीटनेस ने मेरा गिल्ट थोड़ा कम कर दिया। सीनियर सिस्टर सच में एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड टाइप लड़की है, लेकिन जैसे ही वो कल रात वाले ड्रीम्स याद आते हैं, मेरा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। सीनियर सिस्टर ने हाथ बढ़ाकर मेरा माथा टच किया। तुम्हारा चेहरा फिर क्यों इतना खराब लग रहा है? थैंकफुली फीवर नहीं है। और तुम्हारे ट्यूटर ने सच में तुम्हें नई स्पीशीज सर्टिफाई करने दी? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि बैजिन बिन एक ट्रे लेकर आ गई। दमाओ भाई, क्या मैं बैठ सकती हूँ? उसकी ये सडन पोलाइटनेस मना करने लायक नहीं थी। सीनियर सिस्टर को भी वो पसंद थी। ब्रेनी, क्यूट, स्वीट। कोई गार्ड नहीं रखेगा ऐसे इंसान के खिलाफ। मैं चाहता नहीं था कि वो बैठे, पर रोकने का कोई रीज़न नहीं था। लकीली बैठने के बाद उसने मुझसे हार्डली कोई बात की, उल्टा सीनियर सिस्टर के साथ ही फन के साथ चैट करती रही। बिन, तुम इतना कम क्यों खाती हो? बस वेजीज और सूप, मेन डिश भी नहीं? और पूरे टाइम उसने एक भी बाइट नहीं लिया, जैसे ट्रे सिर्फ बैठने का एक्सक्यूज थी। भाई जिनबिन ने मुझे एक शरारती नज़र से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सीनियर सिस्टर को लगा वो मिडनाइट स्नैक्स की बात कर रही है, इसलिए उन्होंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। सिर्फ मुझे लगा कि वो कुछ इशारा कर रही है। मैंने जल्दी से बोला कि मैं फुल हूँ और उठकर निकलने लगा, पर बाई जिनबिन ने मुझे रोक लिया। भैया दामाओ, ट्यूटर तो बिजनेस ट्रिप पर है, अब बस हम दोनों ही तो हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए एनी टाइम मेरे पास आ जाना। पर मैं उस पर भरोसा कैसे करता? उसकी स्वीट सी शक्ल के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो मुझे अंदर तक डरा देता है। डॉर्म में बीन इन दिनों बिल्कुल डाउन पड़ी रहती है, हमेशा हीट लैंप के नीचे सोती रहती है। शुरुआत में तो मुझे लगा कि वो मर गई है। मैंने कांच पर हाथ लगाया, तब जाकर उसने मुश्किल से आंख खोली, फिर वापस बंद कर ली, जबकि दूसरी हरी वाली स्नेक और ज़्यादा एक्टिव हो गई है। इन दिनों मैं भी ठीक से सो नहीं पाया। हमेशा लगता है कि रात में कुछ सपने में मुझे घोंट रहा है, पर उठते ही सब भूल जाता हूँ। दिमाग भी अजीब सा भारी रहने लगा है और गर्दन की वो चोट भी ठीक नहीं हो रही। कहीं पहले वाली जहरीली स्नेक का पॉइजन अभी तक निकला ही नहीं। इसी तरह कंफ्यूज सा मैं कई दिनों से लैब नहीं गया। फ़ोन खोला तो सी का मैसेज देखा। वो चाहती थी कि मैं स्नैक्स लैब ले आऊं, वो मेरी हेल्प करेगी। हाँ, मैं ये कैसे भूल गया था। पर सफ़ेद स्नेक शायद सब समझ रही थी। उसकी आइज़ बिल्कुल रिजेंटफुल थीं। लैब पहुंचते ही मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ। सिगी ने पूछा तो मैंने बहाना मार दिया कि तबीयत खराब थी, इसलिए कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा था। इन दिनों लगभग रोज़ 10 घंटे से ज़्यादा सो रहा हूँ। स्लीप खराब है, ये चलो ठीक है, पर जागते हुए भी दिमाग धुंधला क्यों लगता है? वे लाइन फैमिली इश्यूज़ की वजह से चली गई है। डॉर्म में अब अकेला मैं ही हूँ। इतने दिनों से मैं सिर्फ वेस्टिंग टाइम कर रहा था। SII को मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसने दोनों स्नेक्स लिए और एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। वाइट स्नेक लगातार रेजिस्ट कर रही थी तो साई ने उसे पकड़ लिया। वो पागलों की तरह शरीर मोड़ रही थी। उसकी आइज़ पागलपन से भरी हुई सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी। ग्रीन स्नेक जो लिपटी हुई थी उसे भी सी ने खींचकर सीधा किया। सी की हर मूवमेंट काम और फास्ट थी। डोंट वरी, ये बस स्नेक्स हैं, इन्हें नहीं लगता कि हम इन पर हार्श हैं। साई ने मुझे कंफर्ट किया। उसे लगा कि मैं स्नेक्स के लिए सैड हूं। आखिर मुझे थीसिस भी डिफेंड करनी है। स्नेकर्स लैब में रख दी गई। अजीब बात, उस रात के बाद से मुझे वो सफोकेटिंग नाइटमेयर्स बिल्कुल नहीं आए। मेरा माइंड भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ स्नेक्स विजिबल कमज़ोर हो गई। ग्रीन वाली भी एक कोने में सिकुड़ कर बैठी रहती। शरीर का वजन इतना गिर गया कि उसकी स्किन ढीली होकर लटकने लगी। और वो दोनों अब भी मैंने जो वाइट माइस दिए उसे खाती नहीं थीं। बस जब मुझे देखती उनकी आंखों में एक अजीब चमक आती जो डराने वाली थी, जैसे वो मुझे जिंदा ही निगल लेना चाहती हूँ। सुबह फ़ोन की रिंगटोन ने मुझे उठा दिया। देखा तो बहुत सारी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस पड़े थे। पहले मैसेजेस खोले, सीनियर ने भेजे थे। दमाओ, ग्रीन स्नेक ने फाइनली कुछ खाया नहीं, शक किया है। वाइट माउस की पूरी ब्लड उसने चूस ली। तुमने सच में नई स्पीसीज खोजी है। साथ में एक फोटो भी थी। वाइट माउस पूरा ड्राई, जैसे लाइफ खींच ली गई हो। ग्रीन स्नेक की आईज पूरी ब्लड शॉट, कैमरा की तरफ घूरती हुई। खाने के बाद भी उसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं दिखा, बल्कि और क्रोध भरा लग रहा था। पर मुझे खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे अपने गर्दन के रेड डॉट्स याद आ गए।
मैंने डिस्टेंस नाप कर देखा, 2.8 सेंटीमीटर, बिल्कुल वही डिस्टेंस जो बाइट मार्क्स में होती है। पर मैं तो रोज ग्लास टैंक अच्छी तरह बंद करता हूँ। मैंने आंखें बंद करके डीप सांस ली, बाकी मैसेजेस खोले। वो बिनिन और सुपरवाइजर के थे। वैनिन ने रात भर मैसेज पे मैसेज भेजे थे। भैया लैब नंबर 2 आ सकते हो, हेल्प चाहिए, भैया बचाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, भैया मैं नहीं सह पा रही। आखिरी मैसेज सीनियर के मैसेज आने से पहले का था। सुपरवाइजर का एक ही मैसेज, फ़ोन उठाओ। फ़ोन का पूरा वाइट अवतार देखते हुए मैं कुछ नहीं बोला, बस बाहर निकल गया। मिस्ड कॉल्स देखने की ज़रूरत ही नहीं, दोनों की ही होंगी। अगले ही पल 2 नाम दिमाग में कौंधे, श्याओ श्याओ बाय। मैं वेयोन के पास नहीं गया, बल्कि सीधा लैब नंबर 2 पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। बाहर पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, कमरा भी हल्की रोशनी में डूबा था। बस कंप्यूटर की स्क्रीन चमक रही थी। एक्साइटमेंट में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि रात भर कंप्यूटर को स्लीप किसने नहीं होने दिया। मैंने कंप्यूटर में अपना नाम सर्च किया। एक फोल्डर तुरंत खुला, उस पर लिखा था डाइमाओ। दिल तेज धड़कने लगा, जैसे अब सच मेरे हाथ में आने वाला था। कंसंट्रेशन में मैं ये नहीं देख पाया कि पीछे कोई कितनी धीरे धीरे पास आ रहा है, और जब तक मुझे एहसास हुआ कोई मुझे पीछे से जोर से पकड़ चुका था। भैया, वीनिंग बिन थी, जो कह रही थी कि वो मरने वाली है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। वो मेरे कंधे पर झुकी। उसकी सांस ठंडी थी और उसमें खून की हल्की सी स्मेल घुली थी। ये स्मेल मुझे पहले भी महसूस हुई है। ये ह्यूमन जैसी नहीं, बिल्कुल उन वाइट माइस जैसी जिनको मैं डिसेक्ट करता था। पहले क्यूरियोसिटी में मैंने उससे पूछा भी था ये किसकी स्मेल है, पर तब विनिंग बड़ी मिस्टीरियस बनी रहती थी। बस इतना बोलती कि डायरेक्शन मिल गई है, बस आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ। तब तो मैं जेलस भी हुआ था, पर अब कुछ भी जानना नहीं चाहता। मैं निकलना चाहता था, पर निकल नहीं पा रहा था। उसने मेरे कान के पास आकर विस्पर किया, मेरी थीसिस का टॉपिक है ह्यूमंस और स्नैक्स के बीच इमोशनल कनेक्शन। बताओ, क्या एक स्नैक इंसान से प्यार कर सकती है, या इंसान स्नैक से? मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। ये लड़की नॉर्मल नहीं है। काम के नीचे एक ऐसी एग्रेशन उबल रही है जो किसी भी पल फट सकती है, और मैं जो भी जवाब दूं वो मुझे पकड़ कर रखेगी। भैया दाइमा माओ, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? मैंने तुम्हें बुलाया था, पर